नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आप सबकी विशेष मांग पर आज से हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी भी जारी की जा रही है और आज के इस सेशन में बड़ विचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को हम लोग व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। अब आपको रात 9 बजे प्रतिदिन जो है हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज प्रश्नावली देखने को मिलेगी और इसके साथ ही जो सुबह 7 बजे वाला सेशन है उसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र और भाषा विज्ञान से संबंधित टॉपिक वार प्रश्नावली जो है जिस प्रकार से मिल रही है इसी प्रकार से मिलती रहेगी। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को बिल्कुल परखने के लिए, मजबूत करने के लिए सुबह 7 बजे वाले सेशन को देखें और शाम को 9 बजे वाली क्लास को भी बिल्कुल लेते रहें। आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आ रहे हैं और आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कहने का आशय है कि 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है। देखिए मित्रों, बात करें विकल्प ए की तो ए का मतलब होता है शब्द, विकल्प बी व्यंजन, विकल्प सी स्वर या फिर विकल्प डी वर्ण है। तो सबसे पहले तो आप ये प्रश्न जान लीजिए कि एक संबंधित यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि भाषा किस धातु से बना है। तो भाषा की बात करते हैं, एक धातु है संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है कि मतलब बिल्कुल बोलना या कहना। तो ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि भाषा किस धातु से है तो भाष धातु से है। भाषा का क्या अर्थ है? बोलना या कहना है। और हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी जो शब्द है वो बिल्कुल है ना फारसी भाषा का शब्द है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। कई बार प्रश्न यही से पूछ लिए गए हैं और बड़े बड़े महारथी ढह गए हैं, ठीक है ना। तो हिंदी जो फारसी भाषा का शब्द है, आपने देखा भाषा संस्कृत भाषा की भाष धातु से बनी है जिसका अर्थ है बोलना या कहना, इसे ध्यान में रखिएगा। और भाषा का जो क्रम है लिखने का वो है सुबो पाली। सुबो पाली मतलब पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना, ये क्रम चलता है। भाषा में कौशल विकास का क्रम इसी अनुसार से होता है। तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा कि भाषा में कौशल का विकास कैसे होता है। बोले सर सुबो पाली, सुबो पाली, पहले सुनिए, फिर बोलिए, फिर लिखिए, फिर पढ़िए और लिखिए, सुबो पाली। और मारिया मांटेसरी जी ने इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया था और उन्होंने कहा था सुबो सुबो लिपि, है ना, पहले लिखिए तब पढ़िए, ऐसा बोला था मैडम मारिया मांटेसरी जी ने। तो ये भी दिमाग में रखिएगा। फिलहाल जो आपका प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें, विकल्प ए पे जाते हैं तो शब्द क्या है? शब्द क्या है? जो वर्णों का सार्थक समूह होता है उसे शब्द कहते हैं। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, अर्थात स्वर की सहायता से जिनका उच्चारण होता है, जो बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 है। स्वर की बात करें तो स्वर कौन से? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिन्हें बोलने के लिए या उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। बात करें वर्ण की तो वर्ण को आप अक्षर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है बिल्कुल वर्ण है। तो प्रश्न संख्या 1 का विकल्प डी वर्ण इज ए राइट आंसर, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही है, ठीक है ना। अब भाषा में देखा जाए तो ध्वनि है, ध्वनि से वर्ण और वर्ण के बाद शब्द और शब्द से बनता है वाक्य। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि मौखिक इकाई है। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है तो ध्वनि लगाइएगा। बाकी भाषा की छोटी इकाई अगर पूछा जाता है तो बिल्कुल सबसे छोटी इकाई वर्ण ही है, ठीक है ना। सार्थक, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो बिल्कुल शब्द होगा। और भाषा की सबसे छोटी अगर कहा जाए भावात्मक इकाई है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं वाक्य है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। इस प्रश्न से किस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, बहुत सावधानी से आपको इसको अध्ययन करने की ज़रूरत है। और वर्ण विचार एक ऐसा टॉपिक है कि अपने आप में बहुत महत्व रखता है। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें यहाँ से प्रश्न ना पूछा हो। तो थोड़ा सा हो सकता है कि
जो प्रश्नावली है आपके लिए बड़ी प्रतीत हो, ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन मित्रों कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, शायद हो सकता है कि आपके परीक्षा में काम आ जाए। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 2 है कि वर्णमाला कहते हैं, आशा ये है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि शब्द के समूह को, विकल्प बी है कि वर्णों के संकलन को, विकल्प सी है शब्द गणना को, और विकल्प डी है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि जो वर्णों के व्यवस्थित समूह है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है? बोले सर वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प डी वर्णों के व्यवस्थित समूह इज ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में यानी निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कहने का आशय कौन सी ऐसी ध्वनि है जिसका उच्चारण कंठ की सहायता से किया जाता है। तो विकल्प ए कह रहे हैं काखा है, विकल्प बी यारा है, विकल्प सी चा और जा है, और विकल्प डी है टा औड़ा है। तो बिल्कुल अगर हम लोग इसको देखें तो का फार कंठ, का फार कंठ, और कंठ से बोले का खा गा घा अंगा है ना, का खा गा घा, तो का खा गा घा दिमाग में रखिएगा, का खा गा घा अंगा। ये क्या है? का वर्ग पूरा किससे है? कंठ से। तो का से कबूतर, का से कंठ, का से कबूतर, का से कंठ, ऐसे मिला लीजिएगा, आसानी से मिल जाएगा। और इसके जितने भी का वर्ग के अंतर्गत जितने वर्ण हैं सब कंठ से होंगे। इसके अलावा आ और आ भी होता है जिसका उच्चारण कंठ से होता है ना, हर्ष और दीर्घ आ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और विसर्ग और हा भी आते हैं। ठीक है ना। चलिए अब विकल्प बी पे अगर हम लोग नज़र डालें तो विकल्प बी की बात करें या और रा। ठीक है ना। तो या की बात करें या र ल वा है ना, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इचु यसा नाम तालु, या की बात करते हैं तो तालु से है। रा की बात करते हैं इटुषा नाम मूर्धा, तो रा जो है मूर्धन्य है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। चा छा जा की बात करें चा, अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो चा की बात करते हैं, चा से बनता है चटनी, और चटनी को हम लोग चाटते हैं किससे? बोले जीभ से, और जीभ को क्या कहते हैं? तालु। तो बिल्कुल आप सही समझ गए, चाचा जाजा यहाँ क्या है? तालव्य है। चटनी चाटते हैं किससे? तालु से, जीभ से, बस तालव्य से दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। अब टाठा डाढ़ाड़ा, टाठा डाढ़ाड़ा क्या है? मूर्धन्य है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 3 का विकल्प ए का खा इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अभी आपने देखा है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। विकल्प ए कह रहे हैं गाघा, तो गाघा तो कंठ हो गया, काखा गाघा कंठ हो गया। विकल्प बी कह रहे हैं चाछा जा जा, चा से चटनी, चा से चाटो, तालु से तालु तालब हो गया। विकल्प सी डा ढा, टा ठा डा ढा अड़ा। ठीक है ना, ये अभी ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल विकल्प सी मूर्धन्य है। कौन? टा ठा डा ढा अड़ा। ठीक है ना। पा फा बाभा माँ, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, बिल्कुल क्लू से याद करें। पाफा बाभा माँ, पाफा बाभा माँ है ना, बिल्कुल ओट से होता है। आप कैसे दिमाग में रखें? देखिए जब छोटा सा बच्चा होता है ना तो क्या करता है, उसके पास दांत नहीं होता है, तो वो पापा पा पा कहता है, फाफा कहेगा, मामा कहेगा, बाबा कहेगा, पाफा बाभा माँ है ना, यानी कि पापा बाबा मामा ये सब कहता है। और घर वाले बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं देखो बाबू हमारा, भैया हमारा, मुन्ना हमारा पापा बोल रहा है, बाबा बोल रहा है, मामा बोल रहा है ना। ऐसा नहीं, बल्कि ओठ की सहायता से दोनों ओठ को चपका के बोलता है पा 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 पा, है ना। तो ये ओठ से बोले जाने वाले शब्द हैं, तो ध्यान में रखिएगा। पापा बाबा माँ, पापा बाबा माँ ओठ हैं। ये ओठ से अगर लोगेंगे, पा वर्ग पूरा ओठ से है। ठीक है ना। तो छोटा ऊ बड़ा ऊ, उप और पा वर्ग पूरा ओठ से है, तो ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 4 का विकल्प सी डा ढा इज राइट आंसर। ठीक है। चलें, मेरे कहने का आशा है कि आप इसी प्रश्न के माध्यम से जितने भी उच्चारण स्थान हैं उन्हें भी याद करने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। विकल्प ए आ, विकल्प बी का गा, विकल्प सी था और धा, और विकल्प डी है फा और भा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। तो अल्प की बात करते हैं तो एक ट्रिक है, अल्प महा है ना। अल्प ये हो गया, फिर महा हो गया, फिर अल्प होगा, फिर महा होगा, फिर अल्प होगा। यानी कि पहले अल्प है, फिर महा है, फिर अल्प है, फिर महा है, फिर अल्प है। एक
अल्प होगा फिर महा होगा। 1 3 5, 1 3 5 कौन है? बोले अल्प प्राण है। और दूसरा वर्ण और चौथा है ना, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा कि 1 और 3 और 5, तो यहाँ पे का ख है नहीं, गा 1 हो गया और कौन हो गया? 3 हो गया। तो इस हिसाब से अल्प प्राण वर्ण है ना, ये हो गया। बाकी देखेंगे तो दूसरा चौथा कहीं मिलेगा, कहीं आपको फा भा दूसरा चौथा मिल गया, तो दूसरा चौथा जहाँ पे होगा वो महाप्राण होगा। और देखिए इसमें एक त्रुटि आप देख सकते हैं, जितने भी स्वर होते हैं सभी स्वर जो हैं अल्प घोष होते हैं, यानी कि अल्प प्राण होते हैं और उसके साथ ही साथ घोष भी होते हैं। तो इसको ध्यान में आप रख लीजिएगा कि सभी स्वर अल्प और घोष होते हैं। और अभी इसके हाल ही में एक पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश में TGT 2016 का, उसमें ये प्रश्न पूछा था कि सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण और घोष होते हैं। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। फिलहाल ये भी अल्प प्राण है और ये भी अल्प प्राण है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आता पूछना चाहिए था कि कौन से व्यंजन, ठीक है ना, व्यंजन की बात आएगी तो बिल्कुल का और गा है, स्वर की बात आ जाएगी तो आ और आ है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो सभी स्वर होते हैं वो अल्प प्राण और घोष होते हैं, इसे ध्यान में आप रखिएगा। स्वर कोई भी है तो अल्प प्राण होगा और घोष होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल प्रश्न संख्या 5 का अगर देखा जाए तो विकल्प बी का और गा इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? कहने का आशय कि इनमें कौन सा व्यंजन है जो नासिका से बोला जाता है ना, नासिक के। अब विकल्प ए में कह रहे हैं सा है, विकल्प बी या है, विकल्प सी गा है और विकल्प डी है जा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सा हा है ना, तो ये उसमें व्यंजन है। और ऋटुसाड़ा मूर्धन्य है, ठीक है ना। या अभी आपने देखा है ना, इमगणनम नासिक पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो नासिक के होता है, ठीक है ना। गा का खा, का से कबूतर कंठ हो गया। जा चा छा जा, चा से चाट लो चटनी चाटते हैं, तालु तालब से है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल आपने सही लगाया कि विकल्प बी या इज ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है कि ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कहने का आशय कि ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? विकल्प ए कह रहे हैं कि ये नासिक के हैं, विकल्प बी कह रहे हैं मूर्धन्य है, विकल्प सी कह रहे हैं ओठ हैं, या फिर विकल्प डी कंठ तालु है। तो बिल्कुल ए दैतो कंठ तालु हो, ए दैतो कंठ तालु। विकल्प डी की बात करें तो ए और ए क्या है? कंठ और तालु है। कैसे? देखिए यहाँ पे आ और प्लस ई के मिलने से बनता ए। अब आ का उच्चारण आ और का वर्ग कंठ, ये हो गया कंठ। और ई और ई यानी कि दोनों ई दीर्घ ह्रस्व ई और कितने चाचा जाइया, ये तालु से हैं। तो कंठ और तालु दोनों से मिलाकर बना है, इसलिए ए और ए क्या होते हैं? कंठ तालव्य, कंठ तालब होते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। और आपको एक बार और मिलेगा ओ और अव, और ओ अव की बात करते हैं तो बिल्कुल एक कंठ और ओष्ठ मिलेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आ और ऊ मिलकर के यहाँ पर होता है ओष्ठ, आ प्लस ऊ बराबर ओ है ना, और आ फिर ओ बराबर अव बनता है तो ओष्ठ होगा। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ कौन होगा? बोले सर ओ और अव है ना। कंठ तालु कौन होगा? ए और ए। तो ए क्या है? बोले ए कंठ और कंठ तालु ए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मूर्धन्य कौन है? ऋटुसाड़ा मूर्धा, री रा और टा वर्ग पूरा और इसके बाद सा, ठीक है ना। ऋटुसाड़ा मूर्धन्य है। नासिक इमगणनाम नासिक पांचवा वर्ण है ना, इया रा ना मा, ठीक है, पांचवा वर्ण। जितने भी वर्ग हैं पांचों वर्ग के पांचवें वर्ण जो होते हैं वो बिल्कुल नासिक होते हैं, इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 का आपने देखा कि विकल्प डी कंठ ताला बीज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है कि हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आयोगवाह, विकल्प ए आ, विकल्प बी ई, विकल्प सी उ और विकल्प डी है अंग अह। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अंग और आह की बात की जाए तो इसमें क्या आपने देखा कि बिल्कुल एक विसर्ग है ना, विसर्ग, और दूसरा क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो अनुस्वार और विसर्ग दोनों क्या होते हैं? आयोगवाह हैं। अब यहीं पे प्रश्न उठता है कि आयोगवाह क्या है, ठीक है ना। देखिए मित्रों, जब बात हम लोग करते हैं आ से लेकर के बिल्कुल कहाँ तक,
आ से लेकर के ए ऐ ओ आओ तक, है ना, 11 स्वर हैं। उसी में आपको मिलता अंग और आह। और अंग और आह, आ ये दोनों क्या हैं, ना तो स्वर हैं ना तो व्यंजन हैं। तो आ धन योग, जिसका योग ही ना हो रहा है ना, आ धन योग धन वाह, योग ना होने पर भी जिसको वाह कर लिया जाए, साथ ले लिया जाए, वही आयोग वाह है। यानी कि आयोग वाह में क्या किया गया कि अंग और आ को स्वर के साथ ले लिया गया, तो इसे आयोग वाह कहते हैं। दूसरे कुछ लोगों का मानना है कि ये आयोग वाह इसलिए है क्योंकि इनका आ के साथ ही योग होता है ना। जैसे प्रातः में देखेंगे ता में होगा, अंग में देखेंगे तो आ के साथ होगा। तो दूसरे लोगों का मानना यह है कि आ धन योग है, यानी कि आ के साथ ही इनका योग होता है, इसलिए इसे आयोग वाह कहते हैं। ठीक है ना, ये विचार है। और तीसरा विचार ये भी है कि आ धन मा, ये हो गया अंग, आ धन हा, ये हो गया आह। अब देखिए इसमें क्या है, स्वर भी है और व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन दोनों कारण क्या हो गया, ना तो स्वर में इनका योग बन रहा है ना तो व्यंजन में बन रहा है, इस कारण से भी इन्हें आयोग वाह कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिएगा कि आ के साथ ही इनका योग होता है, इस कारण से कुछ विद्वान कहते हैं आयोग वाह है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें आ और क्या है, अंग है, आ और माँ है। तो आ स्वर और व्यंजन दोनों है, आ और हा है, आ है, तो स्वर और व्यंजन दोनों का योग है, इस कारण से इसका योग नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल हम लोग इसके साथ जाएंगे कि आ धन योग धन वाह, योग ना होने पर भी जिसको स्वर के साथ ले लिया गया है वही आयोग वाह कहलाते हैं। तो इसमें अनुसार और विसर्ग यानी कि अंग और आह, ये दोनों आयोग वाह है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या बिल्कुल 8 का विकल्प डी अंग आह इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। बिल्कुल मित्रों, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, है ना। सबसे पहले आप इसे जान लें, फिर इसका उत्तर आप आसानी से कर ले जाएंगे। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है कि एक बार कोई वर्ण स्वर बिल्कुल रहित हो और दूसरी बार स्वर सहित हो। जैसे एक शब्द आप कहते हैं कच्चा, है ना, तो कच्चा द्वित्व है। यहाँ पर देखिए स्वर रहित है और फिर स्वर सहित है, यानी कि एक बार, है ना, बिल्कुल अर्ध रूप में हो, दोबारा पूर्ण रूप में हो। तो एक बार स्वर रहित, दोबारा स्वर सहित, तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। कच्चा है, बच्चा है, ठीक है ना, इस प्रकार से पक्का है, आधा का है, पक्का है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो अब निश्चित रूप से आप इसमें से सही कर ले जाएंगे। विकल्प ए पुनः है, विकल्प बी इलाहाबाद है, विकल्प सी दिल्ली है, या फिर विकल्प डी उत्साह है। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका आना चाहिए कि प्रश्न संख्या 9 का विकल्प सी दिल्ली इज राइट आंसर। दिल्ली में देखिए दा है, दा में ई है, आधा ला एक बार क्या है, स्वर रहित है, दोबारा स्वर सहित है। दिल्ली, पक्का, कच्चा, अम्मा, ठीक है ना, बच्चा, तो ये ध्यान में रखिएगा। मक्का, ठीक, तो मक्का भी देखिए एक बार स्वर रहित फिर स्वर सहित, ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा। यही द्वित्व व्यंजन होता है कि एक बार स्वर सहित, एक बार स्वर रहित, एक बार स्वर सहित, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 9 का विकल्प सी दिल्ली इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है कि सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, है ना, कि इन्हें अगर व्यंजन का जो प्रकार अगर देखा जाए तो किसके अंतर्गत रखा जाएगा। विकल्प ए कह रहे हैं प्रकंपी, विकल्प बी कह रहे हैं स्पर्शी, विकल्प सी कह रहे हैं संघर्षी, या फिर विकल्प डी स्पर्श संघर्षी। तो देखिए सबसे पहले अगर प्रश्न संख्या 10 में देखा जाए तो प्रकंपी वर्ण किसे कहेंगे। प्रकंपी के अंतर्गत आपने देखा होगा कि रा आता है, यानी कि जो झटके के साथ उठता है, प्रकंपित रा, ध्यान में रखिएगा। स्पर्शी व्यंजन, तो स्पर्शी व्यंजन का से लेकर के माँ तक जितने भी व्यंजन हैं, 25 व्यंजन हैं, वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे काका गागा अंगा की बात करते हैं तो कंठ से हो गया, चाचा चाचा यहाँ की बात करते हैं तो बिल्कुल ताल हो गया, टाटा डाड़ा की बात करते हैं तो मूर्धन्य हो गया, ताता दादा ना की बात करते हैं ता था दा धा ना, देखिए दंत, ता था ना जिसमें आते हैं दंत है, ता था दादा ना दंत, दंत है ना, तो दंत से हो गया। पापा पापा ओट से हो गया, है ना, तो कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं, इस कारण से इसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 25 और इसमें कुल 5 वर्ग होते हैं, इस कारण से इसे स्पर्शी के साथ साथ वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न संख्या सी पर हम लोग आते हैं। तो सी को कहते हैं संघर्षी व्यंजन। तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय संघर्ष होता है, ठीक है ना। स हा को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं
और इसका एक अन्य नाम है ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण करते समय क्या होता है, रगड़ होता है। रगड़ जब होगा तो उसमें से ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है, तो सा साहा को ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है ना। एक विकल्प डी आप देख रहे हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है कि जो स्पर्श भी करे और उसके साथ संघर्ष भी हो। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। च, छ, ज, झ, या, है ना। चा वर्ग की बात करें तो चा वर्ग बिल्कुल स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। हो सकता है किसी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, तो स्पर्श संघर्षी चा, सा, जा, जा यहाँ है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 10 पर हम लोग चलेंगे। तो बिल्कुल विकल्प सी संघर्षी है। कौन सा, साहा इज संघर्षी। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन हैं। इनमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, इसे ध्यान में रखना होगा कि नई विकसित हैं। विकल्प ए ख, ग, विकल्प बी ओ, विकल्प सी है ए औ, और विकल्प डी है सा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो ये जिनमें नुक्ता लगा हुआ है ग, घा, ये बिल्कुल है ना अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। खा और गा ये क्या है, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। का, ख, ग, जा और फा, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक आगत है स्वर में आ, जो कि अंग्रेजी में डॉक्टर वगैरह में लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। और दो और आप देख पा सकते हैं, डो और ढो, जिसे आप कहते हैं ताड़नजात कहते हैं, उच्छिप्त कहते हैं, मेहमान व्यंजन कहते हैं, विकसित कहते हैं और दोगुण कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। डाढ़ा भी विकसित ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 का विकल्प ए का ख, ग इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में कौन सा घोष वर्ण है। दिमाग में रखिएगा, घोष है ना एक होगा, और इसी घोष को सघोष कहते हैं और दूसरा होता अघोष। ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि घोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। तो ठीक है ना, किसी भी वर्ग का जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है उसे अघोष कहते हैं, इसका ध्यान में रखिएगा। अघोष, अघोष 1 और 2। ठीक है। और सघोष में कौन होता है, यानी कि सघोष और घोष 3, 4, 5 है ना, सघोष होते हैं। अब इसमें इसके हिसाब से आप निकाल लीजिए। अघोष कौन, बोले 1, 2 है ना। आपके पास गाड़ी है, बाइक है, तो बाइक पर कई लोगों को, 1 और 2 लोग को क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। आओ घुस जाओ, आओ घुसो, आओ बैठो, 1 और 2 है ना। 3, 4, 5 वाले पीछे हो जाओ। तो ये दिमाग में रखिएगा। दौड़ भी होती तो 2 स्थान ले लिया जाता है, घोष कर लिया जाता है, बाकी को घोष कर दिया जाता है। तो ऐसे कुछ क्लू आप बना लीजिएगा। ठीक है ना। तो घोष में आपने क्या देखा, 1 और दूसरा, किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ड। ठीक है। अब इसमें छाटिया घोष कौन है ना। तो बिल्कुल घोष पूछ रहे हैं, ये अघोष है ना। खा बिल्कुल घोष है, दूसरा है। चा बिल्कुल अघोष है, ये भी अघोष, ये भी अघोष है। टा, ठा, ठा भी, लेकिन पा, फा, बा, भा, मा, देखिए माँ 5वां है। तो प्रश्न संख्या 12 का विकल्प सी माँ इज राइट आंसर। माँ घोष है, क्योंकि तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण जो होता है ये घोष या सघोष होते हैं, और पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो बिल्कुल अघोष होता है। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 13 है कि कौन सा अमानक वर्ण है। इनमें से एक वर्ण ऐसा है जो कि अमानक होता है। विकल्प ए कह रहे खा, विकल्प बी धा, विकल्प सी झा और विकल्प डी है भा। तो देखिए ये जो झा है ये रूप अब नहीं लिखा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प सी अमानक वर्ण है, यानी कि मानक नहीं है। पहले इसका प्रयोग होता था, अब इसका प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न संख्या 14 है कि क, ग, ज, फा ध्वनियाँ किसकी हैं, यानी कि कहाँ से ली गई हैं। विकल्प ए संस्कृत की है, विकल्प बी अरबी फारसी की है, विकल्प सी अंग्रेजी की है, या फिर विकल्प डी दक्षिणी भाषाओं की है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। क, ग, ज, फ विकल्प बी अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 14 का विकल्प बी अरबी फारसी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ये मूलतः नहीं बल्कि कुल होना चाहिए, है ना। मूल वर्ण की बात करते तो मूल माने जो संस्कृत के थे, है ना। संस्कृत की बात करते हैं तो कुल 49 वर्ण थे, है ना। 49 के बाद सरा आ गया तो 50 हो गया, डाढ़ा आ गया तो 52 हो गया। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मूलतः नहीं बल्कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है ना। विकल्प ए कह रहे हैं बिल्कुल 50, विकल्प बी कह रहे हैं 51,
विकल्प सी कह रहे हैं 52 और विकल्प डी कह रहे हैं 53। तो फिलहाल इस समय अगर देखा जाए हिंदी में जो वर्णों की संख्या है वो 52 है। 52 इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प सी 52 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। और मूल वर्ण जब आएंगे तो मूल वर्ण 11 स्वर और 33 व्यंजन, कुल 44 ही होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 16 है कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा, है ना, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। कह रहे हैं मूल स्वर है, विकल्प बी बता रहे हैं घोष वर्ण है, विकल्प सी कह रहे हैं संयुक्त वर्ण है, या फिर विकल्प डी तालव्य है। तो तालव्य की बात करें तो ईश्वरी सा नाम तालु, घोष की बात आपने करी तो बिल्कुल, है ना, तीसरा चौथा पांचवा बड़ा घोष होता है। ठीक है ना। मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर आ ई उ, है ना, और कौन? आ ई उ और री, यही मूल स्वर हैं। बाकी सब इनसे बने हैं। आई मिलकर के हो गए, आ उ मिल के ओ हो गया, फिर आउ हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल संयुक्त होकर बनते हैं। तो मूल स्वर तो ये है नहीं। अब कह रहे हैं कि संयुक्त वर्ण की बात की जाए, तालब इचुएसा नाम तालु होता है, तालब है नहीं। अब संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? बिल्कुल मित्रों ध्यान रखिएगा, बहुत विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे वर्ण जिनमें क्या होता है, दो व्यंजन और एक स्वर होता है, उससे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी कि संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे बात यहाँ पे करें छा की, तो इसमें आधा का होता है, यानी कि का है, और इसके अलावा क्या है? सा है, और सा और आ है। ये इनका रूप देखेंगे, विन्यास रूप इस प्रकार से। तो दो व्यंजन एक स्वर, ठीक है ना। इस कारण से इससे संयुक्त वर्ण कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि दो व्यंजन होता है, एक स्वर होता है। त्रा की बात करें तो बिल्कुल आधा ता है, रा है, रा में भी आ है, ये त्रा है। जा की बात करें तो बिल्कुल आधा ज्या है ना, या है और आ है, इस प्रकार से ज्ञा है। स्रा की बात करें तो बिल्कुल आधा सा है, रा में भी आ है, स्रा है। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं दो व्यंजन एक स्वर है, इसी कारण से इसको व्यंजन ना कह करके संयुक्त व्यंजन कहा गया है, संयुक्त वर्ण कहा गया है। ये ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल चार आप देखे होंगे संयुक्त व्यंजन है, छ, त्रा, ज्ञा और स्रा, इसका ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 16 का विकल्प सी संयुक्त वर्ण इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है कि हिंदी शब्दकोश में सा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, यानी किसके बाद? जो आप शब्दकोश समझते हैं, डिक्शनरी की बात करते हैं, तो का और सा मिलकर के छा का निर्माण हुआ है, तो निश्चित रूप से का के बाद आना चाहिए। ठीक है ना। तो विकल्प ए का, विकल्प बी छा, विकल्प सी त्रा और विकल्प डी ज्ञा है। तो देखिए छा त्रा ज्ञा, है ना, ये बात आती है। तो बिल्कुल का के बाद आता है। डिक्शनरी में आप इसको देखिएगा, शब्दकोश के अनुसार अगर बात करेंगे तो का के बाद सा आता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प का, विकल्प ये का इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ये भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। ज्ञा अभी हमने बताया था, क्या बताया था? आधा ज्या और या, ठीक है ना। या में भी आ है, इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है किससे किससे बना है। विकल्प ये जा या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों पूर्ण है। विकल्प बी आधा जा और या, विकल्प सी जा और धा, गलत है। विकल्प डी जा और आधा न्याया, तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जा और या। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। कभी कभी विकल्प ये भी दे देता है, इस पर भी हलंत लगा देता है, तो ये रूप सही होगा। ठीक है, दोनों में से एक ही आएगा। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 18 का विकल्प बी आधा जा और या इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है अघोष वर्ण कौन सा है? देखिए अघोष की बात अभी आप कर रहे थे कि पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, और सभी जो स्वर होते हैं अल्प प्राण घोष होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अल्प प्राण घोष सभी स्वर। अघोष पूछ रहा है, विकल्प ये स्वर हो गया, तो स्वर तो घोष होते हैं, बिल्कुल। विकल्प बी जा है, चा छा, जा तीसरे पे आ गया, तो बिल्कुल ये भी क्रॉस हो गया। हा बिल्कुल, और सा है। तो बिल्कुल अगर बात करें हम लोग अघोष सघोष में, तो प्रश्न संख्या 19 को जब आप देखेंगे तो जो सा है, ध्यान में रखिएगा, है ना, कौन? ये भी जो सा होता है, ये श्रोता वाला सा, ये क्या होता है? बिल्कुल अघोष होता है।
इसका ध्यान आप रखिएगा। जो सा है, तीनों सा स क्या है, ये अघोष होते हैं। ठीक है, इसका ध्यान आपको रखिएगा। तीनों साधु मिल जाए तो उसको क्या कर लेते हैं, अघोष कर लेते हैं। सॉरी, ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। तो सा तीनों सा क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इसका ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी शायद हमने घोष कह दिया था, तो घोष नहीं बल्कि अघोष होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 29 का विकल्प डी सा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। अभी आपने देखा है का खा गा घा अंगा, का से कबूतर, है ना, का से कंठ। ठीक है, विकल्प ये कह रहे हैं कि मूर्धा, तो मूर्धा ये टूटसा नाम मूर्धा है। री रा टा वर्ग पूरा, ठीक है ना, और सा, ये वाला सा टूटसा नाम मूर्धा, मूर्धन होता है। कंठ आकू विसर्जना कंठ है। आ का वर्ग पूरा, दोनों आ, हा और विसर्ग कंठ होते हैं। तालु इचू ऐसा नाम तालु, ई दोनों ई, या सा और इचू ऐसा नाम तालु। इचू ई हो गया, या हो गया, सा हो गया, है ना, इचू ऐसा नाम तालु। चा वर्ग पूरा, ठीक है ना, ई चा वर्ग पूरा, या और सा, ये तालु होता है। दंत लिरतुलता नाम दंत है। लिरी और तू ता वर्ग पूरा दंत होता है। तो थ द ध न और ता था दा धाना में दंत होता है, तो दंत हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न संख्या 20 में घा का खा गा घा अंगा, तो का खा गा घा अंगा, का से कबूतर, का से कंठ। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 20 का विकल्प बी कंठ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। कहने का आशय है कि इनमें से एक व्यंजन ऐसा है कि जो कि संयुक्त व्यंजन है। ड विकल्प ए ड, विकल्प बी ज्ञा, विकल्प सी अंगा और विकल्प डी है ड। ठीक है ना, तो देखिए बात करें ए की तो ताड़न जात है, द्विगुण है, उक्षिप्त है। विकल्प ये देखेंगे बिल्कुल ताड़न धात है, उचित है, नविक्षित है। ये ज्ञा की बात करें तो बिल्कुल ज्ञा आधा ज्ञा और या ध्यान में रखिएगा ज्ञा। ठीक है ना, यही क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अंगा बिल्कुल कंठ वाला है, ध्यान में रखिएगा, कावर के अंतर्गत आता है। स्पर्श व्यंजन वर्गीय व्यंजन, और ये अनुनासिक भी होता है, सॉरी नासिक भी होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो 21 का विकल्प बी ज्ञा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। इनमें से एक व्यंजन ऐसा है कि जो दंत नहीं है। लितुलसा नाम दंत है, लितुलसा नाम दंत है। तो ता विकल्प ए ता, विकल्प बी ना, विकल्प सी दा और विकल्प डी है टा। तो बिल्कुल विकल्प डी टा, टा क्या है, दंत नहीं है बल्कि मूर्धन्य है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 22 का विकल्प डी टा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अब जिन शब्दों के अंत में आ जाएगा, विकल्प ये अनुसार, बिल्कुल अनुसार कौन होता है भैया, अनुसार तो अंग होता है। ठीक है ना, आयोगवाह, बिल्कुल आयोगवाह की बात करें तो अंग और आ होता है, यानी कि अनुसार और विसर्ग जो होते हैं आयोगवाह होते हैं। अंतस्थ, अरे भैया अंतस्थ की बात करें तो यारा ला, यानी कि यारों में बड़ी अंतस्थ होती है, यारों में लब होता है, यारा ला वह आरा लव यारा लव, है ना, यारों में लब है इसलिए बड़े अंतस्थ हैं। अंतस्थ मतलब होता है कि इनके उच्चारण करने में जो है उच्चारण स्थान के स्थान पर किसी न किसी भाग को अंत माने हल्का स्पर्श करता है, इस कारण से इसे अंतस्थ कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। विकल्प डी है आकारांत, यानी कि जिसके अंत में आ जाए, जैसे राम में आ आकारांत है, लेकिन आ जाएगा रानी तो नी ई है तो इकारांत हो जाएगा। तो वही जो अंत में जो आपको धुन सुनाई पड़ती है, जो अंत में ध्वनि होती है उसी को, तो ये है विकल्प डी। प्रश्न संख्या 23 का विकल्प डी अकारांत इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है कि छ वर्ण किसके योग से बना है। छ है ना, एक संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है। विकल्प ए बता रहे हैं आधा का और सा से, विकल्प बी बता रहे हैं का और चा से, विकल्प सी बना रहे हैं का और छा से, और विकल्प डी बता रहे हैं का और सा से। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 24 का विकल्प ए आधा का और सा इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 24 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए प्रश्न आ गया, विकल्प ए कह रहे हैं 10, विकल्प बी 11, विकल्प सी 12 और विकल्प डी है 13। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं उनकी संख्या 11 है। तो प्रश्न संख्या 25 का विकल्प बी 11 इज राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? इनमें से एक ऐसा वर्ण है जो कि स्वर नहीं है। विकल्प ए आ, विकल्प बी उ, विकल्प सी ए और विकल्प डी है ञा। तो यहाँ स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 26 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? यानी कि टा वर्ग के अंतर्गत कौन नहीं आ रहा है? विकल्प ए ठा, विकल्प बी डा, विकल्प सी अड़ा, विकल्प डी घा। घा टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि का वर्ग के आता है। का खा गा घा अंगा कंठ है। टाठा डाढ़ा की बात करते हैं, सारा मुर्दा मूर्धन्य है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 27 का विकल्प डी घा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक है ना, विकल्प बता रहे 32, विकल्प बी 34, विकल्प सी 33 और विकल्प डी है 36। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विकल्प सी 33 इज राइट आंसर, है ना। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है, तो व्यंजनों की संख्या की अगर बात की जाए तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, 33 इज राइट आंसर। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 29 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा पश्य स्वर है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न की बात अगर हम करें तो अभी यूपी टीजीटी 2016 में पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो बिल्कुल उस पेपर को मैंने देखा था कि उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और प्रश्न को थोड़ा सा हो सकता घुमा फिरा के पूछा हो, लेकिन पच्छ स्वर, अग्र स्वर, है ना, मध्य स्वर के संबंधित प्रश्न ही था। ठीक है, तो अब 29 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा पच्छ स्वर है? पश्च माने बाद में। इसकी एक क्लू आप दिमाग में रखिएगा इस प्रकार से, है ना। आ जो होता है हर्ष आ, ये मध्य में है। ठीक है ना। इसके अलावा ऐसे स्वर जिनमें इस तरह के बना है आ टाइप का, ऊ बना हुआ है, ये सब कहाँ है? पश्च स्वर में है। और जो बच गए वो अग्र में हो गए। जैसे ई की बात करते हैं, ए और ऐ, देखिए इसमें कहीं इस टाइप का आ औ नहीं है, तो ये तो अग्र वाले हो गए। और पश्च वाले में बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है, ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ये ध्यान में आप रख सकते हैं। और इसी में री भी आता है। तो 5 इधर 5 उधर और बीच में आ है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। बोले सर याद नहीं होता है, तो याद नहीं होता है उसी की तो दवा है, इस ट्रिक की सहायता से याद करो। ठीक है ना, बस क्या करना है, आ को बीच में ले लीजिएगा, हर्ष आ को, और जितने भी ऊ आ वाले हैं सबको पीछे कर दीजिएगा। और जितने जिस स्वर में आ नहीं है, यानी कि ई और ए और री अग्र हैं। ई ए आगे रहे, बाकी सब पीछे रहे। ठीक है ना, ई आगे रहे, बाकी सब पीछे रहे, इस तरह से बना लीजिएगा। अब इसका उत्तर आप देने का प्रयास करिए। क्या है कि पश्च स्वर पूछ रहे हैं। ठीक है ना, आ की बात करते हैं, विकल्प आ, विकल्प बी ई, विकल्प सी जा और विकल्प डी ढा। तो भैया देखो यहाँ पे लड़ाई तो बिल्कुल एकदम, है ना, 2 में हो गई। ये 2 तो पहले लड़ाई से बाहर हो गए, क्योंकि ये स्वर है ही नहीं। अब बचे 2 स्वर। अभी आपको भी बताया गया कि आ वाले जो है पश्च में है, और पश्च से पूछ रहा है, और ई ए और ई अग्र वाले में है। ठीक है ना, बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा। जितने भी आ वाले होंगे वो पीछे होंगे, और बिना आ वाले जो स्वर होंगे वो अग्र स्वर होंगे, आगे होंगे, और हर्ष आ जो है बिल्कुल मध्य में रहेगा। ऐसे दिमाग में रखिएगा। आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल आसानी से याद हो रहा होगा। व्याकरण भी आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। थोड़ा सा अब शुरुआत हमको करने दीजिए, फिर व्याकरण के जटिल से जटिल टॉपिक को भी आपको चुटकी में याद कराऊंगा। ठीक है ना। ढेर सारे भाई बहन परेशान होते हैं कि सर मुझे याद नहीं होता है, और सारी चीज़ हम नोट्स बना लिए हैं, रख लिए हैं, फिर भी याद करने में समस्या होती है। तो बहुत चैलेंजिंग काम तो होता है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ा सा विश्वास रखेंगे, टाइम चाहे जो लगे मित्रों, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि आपको बिल्कुल रटा दूंगा, है ना। ऐसे रटेंगे कि आप कभी दोबारा भूलेंगे नहीं। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा कैसे इसको याद करना है। तो आई थिंक प्रश्न संख्या 29 का विकल्प ए आ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोगवाह है ना। तो देखिए आयोगवाह की बात अभी हम लोग कर रहे थे, कौन, अनुसार और विसर्ग। तो इसमें आपको विसर्ग मिल गया, विकल्प ये विसर्ग आयोगवाह है। महाप्राण कौन होते हैं? तो दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण कौन होते हैं? पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण है। संयुक्त व्यंजन की चर्चा की जाए तो बिल्कुल संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण अभी आपने देखा 4 हैं। कौन है? छ, त्र, ज्ञ और श्रा। ठीक है,
बिल्कुल सब आपका स्पष्ट होता चला जाएगा। जिस टॉपिक को आप मेरे साथ हल करेंगे उस टॉपिक से सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी और चुटकी में आपको याद हो जाएगा। तो फिलहाल अयोगवा की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 का विकल्प ए विसर्ग इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है कि छा की बात हम लोग करें, ध्वनि का उच्चारण स्थान है च छ ज झ इया, है ना। चाट लो, चाटते किससे हैं? बोले सर चटनी चाटते हैं, किससे? तालू से। तालू को क्या कहते हैं? तालब। बिल्कुल विकल्प सी तालब इज राइट आंसर। दंत की बात करते हैं, ता था द ध ना। अब देखिए द न त, दंत में मिल गया दंत ना, तो दंत को दंत पे जोड़ दीजिए, तथा दना दंत हो गया। ओठ की बात करते हैं, ऋटुड़साराम मृधा री रा टा, है ना, और टा वर्ग पूरा, सॉरी ओष्ठ है ना, उपमध्य नाम ओष्ठ है, उपमध्यनीय नाम उ और पा वर्ग पूरा ओष्ठ हो जाता है, पापा मामा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो दंत हो गया, तालब हो गया, ओठ हो गया। ये देखिए विकल्प डी जिसे आप कह रहे हैं वर्ड से, ये क्या है ना, थोड़ा सा इस पर भी आपको गौर करना होगा, क्योंकि कई बार ये परीक्षा में प्रश्न अगर पूछ लिया गया तो आपके लिए थोड़ा सा मुसीबत का कारण बन सकता है कि आखिर ये वर्ष क्या है। ठीक है ना। तो बिल्कुल वर्ष की बात अगर हम लोग करते हैं तो 3 वर्ड इसमें आते हैं, न ल सा ल ना। नस्ल, नस्ल कह सकते हो। नस्ल क्या है ना, नल्स, नल्स कहते हैं, नल्स कहते हैं ना, नल्स। तो इसे हम कहते हैं नस्ल, हम तो हमेशा इसको कहते हैं वर्ष क्या है, बोले सर नस्ल है, नस्ल है, नस्ल है ना। तो ना सा ला ये वर्ष कहलाते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न इस टाइप का बन जाता है। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। अभी आपने देखा है संयुक्त व्यंजन पे बहुत लंबी चर्चा हुई है, कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब आप इसको हल करें। विकल्प ए छा, विकल्प बी सा, विकल्प सी त्रा और विकल्प डी है ज्ञा। तो बिल्कुल सा की बात करते हैं, विकल्प स्वा, है ना। तो क्या है ना, बिल्कुल मूर्धन्य सा है ना। इसे पेट चिरवा सा भी लोग कहते हैं, खट्टी सा भी इसे कहा जाता है, षटकोण वाला सा भी इसको कहा जाता है। और हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको तो भैया यही कह दिया जाता है कि पेट चिरवा वाला सा है, षटकोण वाला सा है। ठीक है ना। फिलहाल आप लोगों का लेवल ये नहीं है, आप लोगों को मूर्धन्य सा कहना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 32 का विकल्प बी सा इज राइट आंसर। ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 है कि तालब व्यंजन है, इनमें से कौन एक तालब व्यंजन है ना। तालब की बात करते हैं, इस ऐसा नाम तालू, तालू फार चा से चाट, चार चटनी वाला। ठीक है ना। तो बिल्कुल विकल्प ये चा से जा, विकल्प बी टाटा डाड़ा, विकल्प सी तथा धना और विकल्प डी है पा फा बा भा मा। तो ध्यान में रखिएगा चाचा जा यहाँ चा वर्ग पूरा क्या है, तालब है। तो प्रश्न संख्या 33 का विकल्प ए चा छा जा झा इज राइट आंसर। ये टूटसा नाम मूर्धा, टूटा वर्ग मूर्धन्य वाला है ना, दंत वाला है, तथा धना दंत है। पापा बाबा माँ की बात करें तो ओट्स है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 33 का विकल्प ए चा छा जा झा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है कि यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं, है ना। विकल्प ए बता रहे हैं तालब हैं, विकल्प बी बता रहे हैं उसमें है, विकल्प सी अंतस या फिर विकल्प डी ओष्ठ हैं। तो बिल्कुल तालब इसी ऐसा नाम तालु होता है, तालब तो है नहीं, उसमें सासाहा उसमें होते हैं, ये भी नहीं है। विकल्प डी ओष्ठ उपमध्यमिया नाम ओष्ठ है, पा वर्ग पूरा ओठ है। तो यहाँ पे जो यारा लाव है, आपने बताया था कि यारों में लब होता है, ये बड़े अंतस्थ होते हैं, एक दूसरे के अंतस्थ समीप होते हैं। ठीक है ना। तो यारा लावा अंतस्थ हैं। अंतस्थ क्यों है कि इनके उच्चारण करने में जो है पूरे जिह्वा जो उच्चारण स्थान को पूरा नहीं स्पर्श करती है, बल्कि अंत माने हल्का स्पर्श करती है, इस कारण से इसे अंतस्थ कहते हैं। ठीक है ना। या और वा की बात करते हैं, या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है, रा को लुंठित कहते हैं, ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 है कि अनुनासिक का संबंध होता है। अब अनुनासिक का संबंध किससे होता है, केवल नाक से। विकल्प बी है केवल मुंह से, विकल्प सी नाक और मुंह दोनों से और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो अनुनासिक होता है मुख है ना, नासिका अनुनासिक, मुख सहित जो नासिका मुख और नाक दोनों से जिसका उच्चारण होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 35 का बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है कि अनुनासिक व्यंजन है ना, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं।
विकल्प ए कह रहे हैं कि वर्ग के प्रथमाक्षर, विकल्प बी वर्ग के तृतीयाक्षर, विकल्प सी वर्ग के चतुर्थाक्षर और विकल्प डी है वर्ग के पंचमाक्षर। तो जो अनुनासिक होते हैं, है ना, नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं, ये बिल्कुल वर्ग के पांचवा अक्षर होता है। अंगा, है ना, या, ड़, न और मा, ये 5 वर्ण क्या है? अनुनासिक वर्ण होते हैं। और अनुनासिक वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है मुख और नाक और मुख दोनों से होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। पर संख्या 37 है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो घुमा फिरा के फिर वही प्रश्न आ गया। विकल्प ए 8, विकल्प बी 9, विकल्प सी 11 और विकल्प डी है 14। तो सही आप समझ रहे हैं, हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो 11 है। इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं 11 हैं, व्यंजन 33 हैं, संयुक्त जो वर्ण है या संयुक्त व्यंजन है वो 4 हैं, उत्क्षिप्त 2 हैं, ड और ढ हैं, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। अंतस्थ आपने देखा कि 4 हैं और उस वर्ण भी 4 हैं। वर्गीय व्यंजन जिसे आप कहते हैं कि स्पर्श व्यंजन, इनको देखा जाए तो 25 हैं। तो ये सब मोटी मोटी चीज़ें जो हैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में बहुतायत पूछे जाते हैं, तो उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आशा करते हैं कि इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से किसी एक टॉपिक से संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और ट्रिक से याद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।